तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइस, जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो उन्हें जाकर ज़रूर देख लें। और आपको ये एपिसोड्स मिलेंगे मेरे ही चैनल पे, बैटल थ्रू द हेवन नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान और उसके बाकी टीम्स ने मिलकर फाइनली इस मानसिंग लेवल के पपेट पर एक पावरफुल अटैक किया रहता है, जिसके कारण ये ब्लास्ट कर जाता है। फाइनली ये पपेट धीरे धीरे इस ब्लास्ट के कारण स्टिफन होने लगता है, मतलब इसकी बॉडी सख्त हो जाती है और इसकी बॉडी में से एक अनयूजुअल रिपल निकलती है और फाइनली ये डिसअपियर हो जाता है। इस एनर्जी के जाते ही ये लाइट जो बांसिंग रहता है, इसकी बॉडी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है और फाइनली ये मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद पलक झपकते ही जियान अपने पुराने वाले रूप में वापस आ जाता है और वो बैटल की सिचुएशन देखने लगता है, क्या सीन हुआ है। इधर जियान और जुनेर दोनों ही बिल्कुल भी चोटिल नहीं होते हैं, इनके अलावा इनके टीम के जितने भी मेंबर्स रहते हैं ये सब चोटिल होते हैं, मतलब सबको चोट लगी रहती है। गूकिंग यांग भी इस दौरान काफ़ी इंजर्ड होता है, क्योंकि उस बांसिंग लेवल के पपेट ने इस पर भी एक पाम स्ट्राइक कर दिया रहता है। तो ये सीरियसली इंजर्ड तो नहीं होता है, पर ठीक ठाक इंजरी इसको भी हुई रहती है। जियान अपने स्टोरेज रिंग में से कुछ मेडिसिनल पिन्स निकालता है और सब में बांट देता है। वो कहता है इन लोगों से कि आप लोग रेस्ट करो, मैं तब तक यहाँ गार्ड करता हूँ और आप लोग खुद को ट्रेन करो। कोई भी जियान की बात को नहीं टालता है और ये लोग फाइनली जियान के द्वारा दी गई पील खा लेते हैं और ये अपने ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाते हैं। इस दौरान जियान पूरी बैटल पे नज़र बनाए हुए था। जुनेर बाकी साइड्स के बैटल्स को देख के जियान से पूछती है क्या हमें इनके बैटल्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जियान फाइनली देखता है हुनयू की तरफ। हुनयू का टीम भी काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा होता है, पर इस दौरान हुनयू के जो टीम मेंबर्स रहते हैं यानी हॉल ऑफ सोल वाले, इनके कई मेंबर्स मारे जा चुके थे इस बान सिंह पपेट के द्वारा। और ये बान सिंह पपेट कोई और नहीं, इनका ही एक एंसेस्टर होता है, जिसके बारे में हुनयू पहले भी बता चुका था। इनके इतने एल्डर्स मरने के बाद भी हुनयू की टीम अभी भी इस बानसिंग पर मतलब अपर एडवांटेज में ही होती है। यान ये देखकर समझ चुका था कि ये लोग भी अब थोड़े ही समय में, मतलब कुछ ही टाइम में इस बैटल को जीत जाएंगे। इसके बाद जियान का ध्यान हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की तरफ जाता है, जिन्होंने भी अपने कई सारे मेंबर्स इंजर्ड हो गए रहते हैं इनके इस बैटल के दौरान, और कुछ तो मर भी गए रहते हैं। हुनयू के जैसे तो पावरफुल नहीं, पर ये भी इतने काबिल थे कि ये भी अभी उस बानसिंग को हरा सकते थे। और जियान इसके बाद फाइनली उन 4 ग्रुप्स की तरफ देखता है जहाँ पे इनको 2 बानसिंग से फाइट करना होता है। ये लोग काफ़ी मतलब सीरियसली इंजर्ड होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत बुरा होता है, जिसके कारण इन लोगों में से कई लोग मर चुके रहते हैं, कई डाउजून एक्सपर्ट्स के वॉरियर। जियान इसके बाद जुनेर को बताता है कि वो इन लोगों के बैटल्स में क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अगर ये जियान वगैरह इनके बैटल्स में इन्वॉल्व होते हैं और फाइट करते हैं तो ये लोग भी फाइनली थक जाएंगे, और जब ये लोग थके रहेंगे तो यही लोग जिनकी ये मदद करेंगे और बाकी हुन क्लैन वाले पक्का ही इन पे अटैक कर देंगे और इनको इस मतलब एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से वंचित रख देंगे, मतलब इनको लेने नहीं देंगे। ये लॉजिक सुनकर जुनेर भी हाँ में सर हिला देती है। जियान कहता है ये तो ठीक है, पर ये बानसिंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के कारण इसके पपेट बन गए थे, इसका मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरा अभी ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री ही है। जियान इस समय इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के बारे में सोच रहा होता है, तभी एक अलग सी आवाज़ आती है और जियान का ध्यान हुनयू की तरफ जाता है। हुनयू की टीम ने भी फाइनली अपने एक पावरफुल पंच के द्वारा अपने एंसेस्टर को डाउन कर दिया रहता है, मतलब इसके एंसेस्टर का भी हेड पार्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट कर गए होते हैं। हुनयू एक चैन की सांस लेता है और ये फाइनली जियान की तरफ देखकर एक वार्म और फ्रेंडली स्माइल देता है। जियान भी इसकी तरफ देखकर एक कोल्ड स्माइल दे देता है। हुनयू भी काफ़ी समझदार होता है, तो ये तुरंत ही जैसे ही ये लोग वॉर जीतते हैं, इनके भी वो जो वॉरियर्स रहते हैं इनको हुनयू तुरंत ही मेडिसिनल स्पिन्स देता है और ये अब इनके मतलब वॉरियर्स को रिकवर करने के लिए बोलता है। इस बैटल को फिनिश करने में हुनयू की टीम ने लगभग 10 मिनट लिए रहते हैं और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का बैटल अभी भी जारी रहता है और फाइनली जाकर ये फिनिश होता है। और इस दौरान हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन के तब इनके 3 वॉरियर एक्सपर्ट्स मर गए रहते हैं उस बान सेन पपेट के द्वारा, और ये लोग जीत तो जाते हैं, पर इस दौरान जियू फेंग जो इनका एक तरह से आप बोल सकते हो आगे जाके क्लैन लीडर बनेगा, ये काफ़ी निराश होता है और इस बानसिंग पपेट को लात से पंच करता है। इस दौरान इन दो जो 4 ग्रुप्स रहते हैं उन 2 बानसिंग लेवल के पपेट से फाइट कर रहे होते हैं और इनका एक एलाइट डाउजून को इस बानसिंग लेवल के पपेट ने एकदम मतलब 2 भागों में काट दिया होता है, जिसके कारण ये लोग काफ़ी कोल्ड होते हैं। और फाइनली इन लोगों ने एक मतलब 15 की टीम मिलाकर एक टॉप लेवल का अटैक किया, जिसके कारण कि ये एक जो बानसिंग पपेट रहता है इसका हेड फट जाता है और इसके फटने की वजह से जो एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हुई थी उसके कारण ये 15 जो एक्सपर्ट्स थे इनकी भी बॉडीज़ काफ़ी पीछे ढकेल दी जाती हैं। इसके बाद अगला जो बानसिंग पपेट रहता है उसको मारने में इनको लगभग 2 मिनट और लगते हैं और फाइनली ये लोग चारों मतलब
पपेट को फिनिश कर दिए रहते हैं। लास्ट के जो 4 ग्रुप्स रहते हैं इन्होंने 2 पपेट को फिनिश किया रहता है और इसके बाद ये इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि ये एक उँगली भी ना उठा सकते थे, मतलब इतने ज़्यादा। और फाइनली ये भी बैठकर अपनी डॉगी रिकवर करने लगते हैं। इस दौरान जियान के ग्रुप को काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि इन लोगों ने अपने बैटल को सबसे पहले फिनिश कर लिया रहता है, तो इस दौरान इनको काफ़ी अच्छा खासा समय मिल जाता है और इनके ग्रुप्स के पूरे मेंबर्स का मतलब डाउकी पूरी तरह से रिकवर हो गया रहता है। जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के लिए। जियान इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की तरफ देखता है और अपने ग्रुप मेंबर्स यानी कि जितने भी इसके साथ रहते हैं, फ्लावर सेक्ट वाले और बाकी भी, उनसे कहता है कि जिनका भी लेवल 1006 स्टार से कम है वो यहीं पे रहें, आगे ना जाएं क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसके बाद फ्लावर सेक्ट के जो एल्डर्स रहते हैं वो अपनी सेक्ट चीफ यानी यूनियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हम नालान यानरार के साथ रुकेंगे और आप जूनियर पवेलियन चीफ यानी कि अपने जियान के साथ अंदर जा सकती हो, मतलब आप मूव फॉरवर्ड करो। लोग जानते थे कि जब तक यूनियन जियान के साथ है यूनियन को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता ही है कि यूनियन का जियान के साथ कुछ ना कुछ तो खास रिलेशन है ही। उसके बाद जियान फाइनली इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की तरफ काफ़ी सीरियस मतलब कॉशियस होके एकदम सावधान होके आगे बढ़ने लगता है। इसके पीछे जुनेर और बाकी लोग भी आ रहे होते हैं और इस सीन को देखकर हुनयू और जिऊफेंग भी फाइनली मूव करना शुरू कर देते हैं और बाकी जो भी ग्रुप्स थे और 3-4 ये लोग भी, क्योंकि एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के हार्ट की इतनी टेम्पटेशन थी लोगों में, मतलब इतनी लालच थी कि ये लोग फाइनली आगे बढ़ने लगते हैं। पर ये लोग भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सावधान होते हैं। जैसे ही जियान का ग्रुप इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के बॉटम के पास पहुंचता है, एक अचानक से ब्राइट लाइट निकलती है और ये लगभग इस ट्री से 1000 फीट ऊपर से निकलती है और ये फाइनली जियान के ग्रुप को और यहाँ मौजूद जितने भी लोग इस बॉटम ऑफ द ट्री के पास पहुँचे रहते हैं इन सबको एक ऑरा में घेर लेती है। जियान और बाकी ग्रुप्स के मेंबर्स यानी कि हुनयू वगैरह क्लैन के लोग भी ट्राई करते हैं कि अपनी डाउकी रिलीज़ करें, पर इन्हें फील होता है कि ये अपनी डाउकी रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, मानो इनकी डाउकी ख़त्म हो गई हो। और नालान यानरान दूर से, क्योंकि ये अंदर गई नहीं होती है, तो इन्हें देखकर काफ़ी स्तब्ध रह जाती है और ये लोग फाइनली जियान और बाकी लोग अचानक से डिसअपियर हो गए रहते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है। जियान के सामने अचानक से एक वाइट ग्लो लाइट हो गई रहती है जिसके कारण जियान के आसपास इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और इसे समझ में भी नहीं आता है कि इसकी मेमोरी मतलब इसकी सोचने की क्षमता इस समय काफ़ी ज़्यादा केओटिक हो चुकी रहती है। ये अपने मन में सोचता है ऐसा क्या हुआ। थोड़ी देर बाद ये अपना माथा मतलब सर उठाता है और सामने की तरफ एक सर्कुलर लाइट रिंग देखता है और थोड़ी देर इसकी तरफ ये जाने में थोड़ा हेजिटेट करता है, मतलब संकोच करता है। फिर ये इस वाइट लाइट में एंटर कर जाता है। जियान इस लाइट के अंदर एंटर करने में एक पल ही अपने मन में सोचा होगा, पर ऐसा लगता है जब इसमें ये एंटर करता है तो लगता है कि जैसे मानो 10-20 साल बीत गए हों। जैसे इसमें ये एंटर करता है थोड़ी देर बाद इसको इसके आंखों के सामने एक काफ़ी ग्रीन प्लेन दिखाई देता है। जियान इस एरिया में मतलब अपने को अकेले फील कर सकता था। इसे लगता है कि जैसे यहाँ पे ये मानो अकेला ही हो और इसकी मेमोरी इस समय मतलब ये काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ रहता है। जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होता है और थोड़ी देर में जब ये इस ग्रीन प्लेन एरिया में होता है तो इसके सामने अचानक से कई सारे बीस्ट आने लगते हैं। तब ये अपने एक पावरफुल अटैक से इनको मतलब एक ही बार में, ये 1000 फीट रेडियस के अंदर ही होते हैं और सबको एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है। जियान सोचता है क्या क्या ये मेरा पावर है, मैं डाउशेंग लेवल पे पहुंच गया हूँ। जियान इस समय काफ़ी खुश होता है। इसके बाद जियान को इसके सामने और भी कई ज़्यादा बीस्ट आते हुए दिखाई देते हैं। जियान बस अपने एक मतलब पंच को इनके सामने थ्रो करता है, एयर पंच को, और ये सभी पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जियान इस समय हॉल ऑफ सोल्स के बारे में सोचता है और जैसे ही ये ऐसा सोचता है इसके सामने हुनयू प्रकट हो जाता है। जियान हुनयू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और इसके इस अटैक से हुनयू काफ़ी तेज भागने की कोशिश करता है, पर इसकी बॉडी फाइनली इस पावरफुल अटैक के कारण कोलैप्स कर गई होती है। जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इसकी आंखें मानो ब्लड रेड कलर की होती हैं। जियान डाउसेंग लेवल के पावर को पाकर काफ़ी खुश होता है। ये सोचता है कि ये दुनिया में अब कुछ भी अचीव कर सकता है। तभी अचानक से जियान के स्टोरेज रिंग से एक कूल एयर निकलती है और इसके माथे में मतलब एंटर कर जाती है, जिसके कारण जियान काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ काँप जाता है और फाइनली इसे ऐसा लगता है जैसे ये अपने होश में आने लगा और इसकी जो ब्लड रेड आइज़ रहती हैं धीरे धीरे पहले जैसे नॉर्मल हो गई रहती हैं। जियान समझ जाता है कि ये कुछ नहीं बल्कि एक इल्यूज़न था, मतलब उसका कल्पना मात्र, किसी के मतलब वश में ऐसा हो गया वो। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि ये एंशिएंट ट्री ही रहता है। जियान समझ जाता है कि ये ट्री काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, मतलब ये कैसे ये एलाइट बानशिंग लेवल के बंदे को मतलब इसने पपेट में कन्वर्ट कर दिया था। इसका कारण यही रहता है कि ये किसी भी बंदे के माइंड को ईजिली कंट्रोल कर सकता था।
यानी ये एंशियंट ट्री। और जियान के जो स्टोरेज रिंग से ये कूल एयर निकली होती है कुछ और नहीं बल्कि जो जियान के पास पहले से एक बोधिसत्व सीड होती है, इसी के ये फ्रेश एयर रहती है, जिसके कारण कि जियान अपने मतलब आपको फिर से काबू में कर पा रहा होता है। जैसे ही जियान अपने स्टोरेज रिंग से ये बोधिसत्व सीड निकालता है, इसके जो आसपास का जो स्पेस रहता है ना वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ऐसा लगता है कि मिरर के समान कई टुकड़ों में बट गया हो। जैसे ये मिरर के समान इसका ये इल्यूजन ब्रेक होता है, जियान अपने को एक किसी भी स्पेस में पाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेड ग्रीन कलर का एरिया होता है। और ये ग्रीन कलर का एरिया कुछ और नहीं बल्कि ये एंशियंट ट्री होता है। मतलब अब जियान इस एंशियंट ट्री को मतलब साफ साफ देख सकता था, बाकी सभी लोग इस समय इल्यूजन में होते हैं। जियान इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री के अलग अलग स्टेम्स पे देखता है कि काफ़ी सारे लोग लटके होते हैं, मतलब एक प्रॉपर ऑरा में कवर्ड होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जियू फैंग, हुन यू, जुनेर, युन और बाकी लोग होते हैं। ये लोग अभी भी इस इल्यूजन में ही फंसे होते हैं। यान इस सीन को देखकर इस बोधिसत्व एंशियंट ट्री पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ये इससे कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो। इसके बाद जियान तुरंत ही अपने हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है। जियान का फोकस इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री पर न होकर इसके मतलब पास में ही खड़े एक ब्लैक क्लॉथ मैन के पर होता है और ये इस मैन से काफ़ी पावरफुल ऑरा आ रही होती है और ये ऐसा लग रहा था मानो ये जियान इसको देखकर समझ जाता है कि ये बंदा पक्का ही डाउडी लेवल पर होगा। ये एक्चुअल में ये डाउडी बंदा नहीं होता है, बस ये इसकी एक छाया रहती है, मतलब इमेज मात्र ही रहती है और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रहती है। जियान देखता है कि ये जो ब्लैक कलर का डाउडी बंदा होता है ये इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री से फाइट कर रहा होता है और ये एंशियंट बोधिसत्व ट्री पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके काउंटर में ये अपना एंशियंट बोधिसत्व ट्री भी इस पर एक मॉन्स्ट्रस एनर्जी से वार कर देता है। और फाइनली ये दोनों ऐसे ही अटैक कर रहे होते हैं। इन दोनों लोगों की फाइट चली रही होती है, तभी जियान फील करता है कि डाउडी एक अलग डाउडी ने और इस एंशियंट ट्री ने मिलकर इस जो ब्लैक रॉक मैन रहता है, यानी ये भी एक एलाइट डाउडी रहता है, इसको मार दिए रहते हैं। इसे देखकर जियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। दो डाउडी, ऐसा सोचकर जियान जो कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में बस डाउडी का नाम सुना रहता है, यहाँ पर भी वो रियल में डाउडी नहीं देखता है। ये लोग पहले ही मर चुके रहते हैं, पर ये इनका जो मतलब एंशियंट बोधिसत्व ट्री रहता है ये जियान को ये सब दिखाता है इमेज में कि ये सब मैंने पास्ट में किया हुआ है। ब्लैक रॉब्ड मैन के मरने के बाद भी जो इसकी एक एविल ऑरा रहती है, क्योंकि ये काफ़ी बुरा इंसान रहता है, इसकी एविल ऑरा ये एंशियंट बोधिसत्व ट्री को अपने चारों तरफ से कवर कर ली रहती है, जिसके कारण कि जो एंशियंट बोधिसत्व ट्री का ऑरा रहता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एविल हो गया रहता है इसके कारण से। जियान ये समझ जाता है कि जब ये पहली बार ये एंशियंट वेस्टलैंड रीजन में आया रहता है और इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री को देखा रहता है, तभी जब इसने इसकी ऑरा सेंस की थी तो उस समय इसकी एक एविल ऑरा आ रही थी। पर जियान जब यहाँ एंटर करता है मतलब इस स्पेस में, तो जियान को पहले इसकी ऑरा काफ़ी अच्छी फील होती है, लेकिन जैसे ये ब्लैक रॉक मैन प्रकट होता है और इसको एक दूसरे एलाइट डाउडी ने मार दिया रहता है, इसके मरने के बाद की जो ऑरा रहती है एलाइट डाउडी की, जो मर गया रहता है, वो अपनी ऑरा इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री में मतलब पेस्ट कर देता है, डाल देता है, जिसके कारण कि ये एंशियंट बोधिसत्व ट्री की ऑरा अब काफ़ी ज़्यादा एविल हो चुकी रहती है। इसका कारण ये एलाइट डाउडी ही होता है। जियान अब पूरा माजरा समझ गया रहता है कि ये एंशियंट बोधिसत्व ट्री, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल स्पीसीज़ है और ये लोग एविल नहीं होते एक्चुअल में, पर ये एविल कैसे हो गया है इसका कारण वो ब्लैक डाउडी रहता है, जो मरने के बाद भी अपनी ऑरा इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री के पास छोड़ के गया था। तो बेसिकली ये उस एलाइट डाउडी की जो एविल ऑरा रहती है, उसके जो इमोशंस रहते हैं मरने के समय, जो एविल इमोशंस, उसके वजह से ये एंशियंट बोधिसत्व ट्री भी ऐसा हो गया रहता है। और इसके बाद जियान समझ जाता है कि अगर ये अपना बोधिसत्व सीड यूज़ नहीं करता था तो ये इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री को जगा भी नहीं पाता था। इससे बोला जाए तो अभी इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री के पास दो मतलब स्पिरिट्स होती हैं, एक इसकी खुद की अपनी ऑरा होती है, दूसरी उस एविल डाउडी की ऑरा होती है। जियान थोड़ा विचार करता है और इस एंशियंट बोधिसत्व ट्री से पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंदर से ये जो एविल ऑरा है ये निकाल दूँ? एंशियंट ट्री ऐसा मतलब थोड़ा हिलने लगता है, तो जियान समझ जाता है कि ये हाँ में अपना इशारा कर रहा है। जियान इससे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैं एक एलाइट डाउजून लेवल का बंदा हूँ, मैं एक कोई एलाइट डाउडी नहीं हूँ जो तुम्हारे अंदर से ये एविल ऑरा निकाल पाऊँ। जियान वास्तव में सच ही बोल रहा था। इस एविल ऑरा के कारण ही ये जो एंशियंट बोधिसत्व ट्री रहता है एक एविल पाथ पे चल रहा होता है, पर ये अभी भी इससे छुटकारा पाना चाहता था। जियान के पास जो एक बोधिसत्व सीड होती है, इसको ये अपने फ्लेम से रिफाइन करता है और इससे जो निकलने वाली एनर्जी रहती है इसको ये अपना एंशियंट बोधिसत्व ट्री एब्जॉर्ब कर लेता है और जो इसके पास की जो एविल ऑरा रहती है ये पहले से थोड़ी कम हो गई रहती है। ये देखकर जियान समझ जाता है कि ये एंशियंट बोधिसत्व ट्री को इस प्रोसेस से रिफाइन कर सकता है, मतलब इसकी एविल ऑरा को दूर कर सकता है। जो जियान के पास ये बोधिसत्व के
सीड होती है ये काफ़ी इम्प्योर होती है, पर इसके कारण भी मतलब इतना इम्प्रूवमेंट देखकर जियान थोड़ा चकित रह जाता है। जियान कहता है कि मेरे पास बस एक ही सीड थी, तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये देखकर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री हाँ में सर हिलाता है और काफ़ी सारे मतलब ये बोधिसत्व सीड इसकी तरफ जियान की तरफ देने लगता है। धीरे धीरे काउंट बढ़ना शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे करके इसने 24 एंशिएंट बोधिसत्व सीड इसको जियान को दे दिए रहते हैं। यहाँ किसी को एक एंशिएंट बोधिसत्व सीड मिल जाए तो काफ़ी बड़ी बात होती है, पर यहाँ जियान के पास अभी फ़िलहाल 24 बोधिसत्व सीड होते हैं। जियान भी एक बार अपने मन में सोचता है क्यों नहीं ये इसे लेकर भाग जाए, पर वो जानता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। और जियान काफ़ी समझदार भी था, तो ये जानता था कि क्योंकि ये बोधिसत्व सीड इसको सीड इसलिए दे रहा है कि वो इसकी हेल्प कर सके। तो जियान एक बार मन में सोचता है, पर वो बोलता है नहीं नहीं ये सही चीज़ नहीं है। जियान अभी अपने मन में काफ़ी सोच रहा होता है, पर ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जियान को काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्ज कर रहा था, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था, ऐसा जियान फील कर सकता था। जियान एक बोधिसत्व सीड को रिफाइन करने लगता है। 1 घंटे बीत जाते हैं, जियान बस इस बोधिसत्व सीड को एक लिक्विड में बदल पाया था। इसके बाद धीरे धीरे और आधे घंटे पास हो जाते हैं और ये जो लिक्विड रहती है फाइनली एक एयर में बदल जाती है, जिससे अपना बोधिसत्व सीड जो ट्री रहता है वो स्मेल करके फिर से एक बार इसका जो ऑरा रहता है पहले से और ज़्यादा कम एविल हो जाता है। इस बोधिसत्व सीड को रिफाइन करने में जियान की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यानी डाउ की एब्जॉर्ब हो रही थी या एग्जॉस्ट हो रही थी, जिससे जियान थोड़ा परेशान रहता है। जियान इसके बाद अपना मतलब काम छोड़ देता है, वो वर्क नहीं करना चाहता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। इसे देखकर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जो रहता है वो जियान की तरफ अपना एक स्टेम बढ़ाता है, तना बढ़ाता है और जियान को अपने स्टेम में लपेट कर अपने पास लाने लगता है। जियान इस सीन को देखकर काफ़ी मतलब डर जाता है, अंदर से कांप जाता है। उसके बाद ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जियान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी पोर करने लगता है, मतलब एनर्जी एकदम बाढ़ के समान जियान के आसपास बहने लगता है, जिसको देखकर जियान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि जियान ने जो भी अपनी डाउ की वेस्ट की रहती है, एग्जॉस्ट की रहती है, ये तुरंत ही रिकवर कर लिया रहता है। ये जो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जियान को एनर्जी दे रहा था ये इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि जियान को इसको रिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। और जैसे जैसे जियान मतलब इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, इसके जो अंदर की डाउकी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से डेंस होने लगती है। इसके बाद ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री मतलब कोड वर्ड में अपने से तने हिलाकर बोलता है कि तुम ये जो बोधिसत्व सीड है इनको रिफाइन करते रहो और मैं तुमको बार बार अपनी एनर्जी से तुमको हर बार तुम्हारी जो डाउकी है उसको फुल कर दिया करूँगा। जियान काफ़ी खुश होता है क्योंकि ये भी जानता था कि जितने बार ये एनर्जी इससे लेगा, मतलब एंशिएंट बोधिसत्व ट्री इसको देगा, इसके जो अंदर की जो डेंस एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इससे जियान जो डाउशेंग का बॉटल नेक है मतलब उसके करीब करीब पहुंच सकता है। इस दौरान जियान हर बार अपनी मतलब डाउकी यूज़ करके इस बोधिसत्व सीड को रिफाइन करता और इससे जो निकलने वाली फ्रेश एयर थी उसको ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री एब्जॉर्ब कर लेता था। ये प्रोसेस काफ़ी लंबे मतलब अनजान समय तक चलते रहता है। उसके बाद जियान ये प्रोसेस करते करते फिर से अपना हाथ बढ़ाता है एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की तरफ कि मुझे और सीड दो, पर देखता है जियान की अब मतलब एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के पास भी कोई सीड नहीं है। मतलब जियान ने मतलब वो 24 जो सीड्स रहती हैं उनको रिफाइन करके एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को दे दिया रहता है, जिसकी एनर्जी लेकर ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इसकी जो एविल ऑरा रहती है कम हो गई रहती है। जियान इसके बाद एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की तरफ देखता है, ये सोचता है क्या ये कम्प्लीटली इसकी जो एविल ऑरा थी वो रिमूव हो चुकी है। जियान देखता है कि जो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है इसका जो कलर है अब काफ़ी ज़्यादा पन्ने के समान हरा हो गया रहता है और जो इसके अंदर से पहले जो डार्क चिल ऑरा आ रही थी ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी थी। अभी के समय जो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री था इसके पास से एक काफ़ी पीसफुल, डिवाइन और इंटेलिजेंट फीलिंग आ रही थी जियान को। इसी दौरान इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का एक अपना तना मतलब बढ़ता है जियान की तरफ और ये जियान के हेड को थपथपाने लगता है। इससे जियान फील कर सकता था कि ये जो बोधिसत्व ट्री है इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसे खुश देखकर जियान भी स्माइल करता है। जियान इस दौरान काफ़ी खुश होता है, पर ये अचानक से इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। हालांकि जो जियान की जो डाउकी रहती है हर बार ये बोधिसत्व ट्री रिकवर कर देता है, पर जियान का जो मेंटल थकान रहती है वो उसको मतलब रेस्ट करके ही हो सकता था। इसके कारण से जियान की आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं और ये बेहोश टाइप में हो जाता है। जियान अचानक से नीचे गिरने लगता है। इसे देखकर एंशिएंट जो ट्री रहता है वो जियान को अपने काफ़ी सारे हैंड्स बनाकर मतलब अपने ट्रीज़ के जो तने रहते हैं उसके सारे जियान को अपने पास खींच लेता है और अपने सेंटर में मतलब अपने हार्ट के पास जियान को ऐसे बैठा देता है। जियान इस समय का एक तरह से स्टैचू के समान लग रहा था। इसके बाद ये एंशिएंट ट्री अपने ब्रांचेस को ऐसा स्विंग करने लगता है, जिसके कारण से काफ़ी अनयूजुअल रिपल्स फैलने लगते हैं चारों तरफ और काफ़ी सारे स्पेशियल होल से कई लोग बाहर आने लगते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जियान के ग्रुप के लोग और बाकी लोग भी होते हैं। फाइनली इन लोगों का इल्यूजन से मतलब
टूट जाता है ध्यान और ये लोग देखते हैं कि ये लोग कहीं और जगह आ गए हैं, ये एक स्ट्रेंज प्लेस होती है। इस समय इनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर भी भरा होता है। इनको अब समझ में आ गया रहता है कि ये लोग इसके पहले एक इल्यूज़न में थे। फाइनली ये लोग रिकवर कर जाते हैं, मतलब जो इनके मन में काफ़ी जो टेंशन चल रही थी, ये लोग फाइनली रिकवर करते हैं और उसके बाद ये आसपास के जो एंशिएंट ट्री का जो एरिया रहता है उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगते हैं। ये लोग आसपास का एरिया ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तभी जुनेर का ध्यान एक इसी एंशिएंट ट्री के एक ट्रंक पे जाता है, मतलब तने पर जाता है, जहाँ ये एक मॉन्क टाइप बंदे को स्किनी फिगर को बैठे हुए देखती है। ये कोई और नहीं, जियान गेगे इसके होते हैं। बाकी लोग भी जुनेर के इस एक्सप्रेशन को देखकर इसके जो जहाँ ये देख रही होती है उधर देखते हैं और ये लोग भी इस सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध रह जाते हैं। जुनेर जियान की तरफ बढ़ने लगती है, तभी इसको गू किंग यांग टोक देता है कि जुनेर ऐसा हड़बड़ी मत करो। इसे रोकता देख फिर जुनेर को ध्यान आता है कि इस जो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है इसके पास 3 ट्रेजर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला बोधिसत्व हार्ट होता है, दूसरा बोधिसत्व सीड होता है और तीसरा एक ऐसा मिस्टीरियस चीज़ है बोधिसत्व ट्री के पास जिसे बोलते हैं कि लोग अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले तो वो नेचर की जो एनर्जी रहती है उसको समझ सकते हैं। पहली 2 ट्रेजर्स पाना तो बहुत ईजी है, पर जो नेचर का जो टेक्निक है वो सीखना काफ़ी मुश्किल होता है। बोधिसत्व ट्री को नॉलेज इनकारनेशन भी कहा जाता है, मतलब ये ज्ञान देने वाला ट्री भी कहा जाता है इसको। अगर कोई इसके मतलब नीचे बैठकर तपस्या कर ले तो ये अपने 100 जन्मों को एक साथ जी सकता है, मतलब एक ही लाइफ में ये 100 बार मर के जी सकता है, मतलब इतने ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। इसी को 100 इनकारनेशंस भी कहते हैं। और अगर कोई भी इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, मतलब 100 इनकारनेशन से चला गया, तो वो पक्का ही डाउडी बन जाएगा फ्यूचर में जाके। पर इस चीज़ को लोग रूमर मानते थे, मतलब ये काल्पनिक कहानी ही मानते थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था किसी ने भी इस टेक्निक को मास्टर ही नहीं किया था। जियू फेंग और हुनयू जियान को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होते हैं कि ये बंदा हर बार इसको ऐसा कैसे मतलब एडवांटेज मिल जाता है। ये लोग जियान को देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहे होते हैं इस समय। हुनयू भी इस समय अपने दिल में काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा होता है। ये सोच रहा था कि अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं पहले ही अपना स्पेशियल जेट टोकन मतलब तोड़कर अपने क्लैन के यानी हॉल ऑफ सोल्स वाले मेंबर्स को बुला लेता था और इस जियान के बच्चे को मार देता था। पर ये अब ऐसा सोच भी सकता था, अब कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता था, क्योंकि जो एंशिएंट ट्री का रियल्म होता है ये काफ़ी पावरफुल होता है। अगर इस यहाँ पे ये इस अपने जेट टोकन को तोड़ भी दे तो उसकी एनर्जी बाहर जा ही नहीं सकती थी। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता और ये हुनयू और जियू फेंग अचानक से बोधिसत्व ट्री की तरफ काफ़ी घोस्ट लाइक मैनर में, मतलब काफ़ी पावरफुल स्पीड से उस ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये अपने अंदर की माइटी डाउकी को एक्टिवेट करके जियान पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। जूनियर इन दोनों को देख लेती है और इसका एक्सप्रेशन इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में होता है, क्योंकि जियान तो आंखें बंद करके तपस्या में रहता है ऐसा समझ लो, और ये दोनों अपने पावरफुल अटैक से इस पर अटैक लॉन्च कर दिए रहते हैं। पर जूनियर भी शांत नहीं बैठती इस दौरान, वो भी अपने गोल्डन फ्लेम को एक्टिवेट करती है और 2 हैंड प्रिंट्स मतलब 2 पाम अटैक्स दोनों हाथ से इन दोनों की तरफ लॉन्च कर देती है। पर ये दोनों इसके बाद भी जूनियर को इग्नोर कर देते कि चलो इसका अटैक आने दो, हम देख लेंगे। ये जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। जैसे इनका अटैक एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के पास ही पहुंचने वाला होता है, तभी उस एंशिएंट ट्री से काफ़ी पावरफुल फ्लक्चुएशन होता है और इतना पावरफुल अटैक होता है कि ये दोनों उसको डॉज भी नहीं कर सकते थे और ये हज़ारों कदम जाकर मतलब पीछे जाकर गिरते हैं और इनके मुंह से ब्लड आने लगता है। सीन को देखकर काफ़ी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि हुन यू और जो जियू फेंग रहती है काफ़ी पावरफुल रहते हैं। ये दोनों डाउजून के पीक चेंज वाले वॉरियर रहते हैं। इस सीन को देखकर जुनेर भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, क्योंकि इसे अपने जियान गेगे की काफ़ी चिंता होती है। गू किंग यांग इस समय जुनेर को स्टॉप करता है, क्योंकि जुनेर इसके बाद भी नहीं मानती है और ये इन दोनों पर यानी जियू फेंग और हुनयू पर अटैक करने वाली होती है। जुनेर भी गू किंग यांग की बात मान जाती है, क्योंकि अगर ये दोनों ग्रुप फाइट करें, मतलब हेवन फिनिक्स ट्राइब और अपना जो दूसरा हुन क्लैन वाला बंदा है, अगर ये दोनों मिलके फाइट करें तो हो सकता है गू क्लैन वाले शायद इसको संभाल भी ना पाएँ। इस समय तक हुन यू और जियू फेंग को भी ये समझ में आ गया रहता है कि जियान को ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये लोग भी इस समय कुछ भी नहीं कर सकते थे। गू किंग यांग कहता है कि लग रहा है इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को जियान काफ़ी पसंद आया है। मुझे नहीं पता इस ट्रेनिंग के अंदर जियान क्या हासिल करेगा। कहता है जियान को भी तो इल्यूजन में मतलब रहना चाहिए था, क्यों हम लोग ही रहे, जियान क्यों नहीं रहा? इसके अंदर ये सवाल रहता है। जुनेर भी इस बात को सुनकर हाँ में सर हिलाती है। जुनेर कहती है कि मैंने अभी ट्राई भी किया था कि मैं इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के जो स्पेशल लोकेशन है यहाँ से बाहर निकल सकूँ, पर मैंने ब्रेक थ्रू करने की भी कोशिश की, बट ये मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। किंग यांग भी इस बात को सुनकर हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि इसने भी एक बार और ट्राई किया रहता है इस दौरान, ताकि ये लोग बाहर निकल सके। सभी जान चुके थे कि जियान री इनकारनेशन ऑफ नॉलेज गेन कर रहा है, मतलब 100 लाइफ का जो डेथ बैटल रहता है जियान इस समय एक्सपीरियंस कर रहा होगा। इसलिए जियू फेंग और
ये हुनयू काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इस सबको यहाँ पे पता रहता है क्योंकि ये जो एंशिएंट क्लैन वाले हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है। तो ये लोग जानते थे कि अगर ज़ियान ये रीइंकार्नेशन कंप्लीट कर लिया तो इसके पास भविष्य में चांसेस रहेंगे कि ये डाउडी लेवल पर पहुँच सके। बाकी ग्रुप वाले भी ट्राई करते हैं कि ये लोग एक क्रैक बनाकर एक स्पेस होल बनाकर इस जगह से बाहर निकल सके, पर इस दौरान सभी का प्रयास पूरी तरह से विफल ही जाता है। ये समझ जाते हैं कि अब ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो फाइनली ये लोग भी इस दौरान अपनी ट्रेनिंग में जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी रहती है काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है। इनके ट्रेनिंग में ये इनको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती थी। इस दौरान जुनेर भी ट्रेनिंग में जाती है, पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस दौरान इनके कुछ जो ग्रुप मेंबर्स रहेंगे इस दौरान इनकी निगरानी करेंगे क्योंकि ये हुन क्लैन वालों का जो इंटेंशन रहता है ये इस दौरान ये पूरे सब लोग जान चुके रहते हैं ये लोग काफ़ी एविल इंटेंशन के हैं। 7 दिन तक ये लोग डिसाइड करते हैं। ये लोग बाहर जाना भी चाहते थे तो भी ये बाहर नहीं जा पा रहे थे। फिर ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं बाकी ग्रुप्स वाले कि ये लोग एंशिएंट बोधिसत्व ट्री से फाइट करेंगे। ये लोग अभी डिसाइड ही कर रहे होते हैं तभी जो इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के नीचे एक बंदा जो बैठा रहता है यानी अपना ज़ियान, फाइनली ये थोड़ा सा ट्रेम्बल करता है, मतलब थोड़ा इसके अंदर हरकत देखी जा सकती थी। और फाइनली जो इसकी आंखें पता नहीं कितने महीनों से बंद रहती हैं ये अचानक से अब खुल जाती हैं और इस खुली हुई आंखों को कई सारे लोग काफ़ी मतलब क्या बोलते काफ़ी हैरान की दृष्टि से देख रहे होते हैं।